नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। डोनाल्ड ट्रंप ने फरमान दिया और उनके फरमान को सर्कुलेट कर दलाल ने पहले तो खूब वाहवाही लूटी, लेकिन जब हकीकत सामने आई तो जियोपॉलिटिक्स में चौधरी बनने की पाक की हसरतें धूल धुसरित हो गई। ले देकर पाकिस्तान की उम्मीदें अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच में बातचीत को लेकर टिकी थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में इस सो कॉल्ड शांति वार्ता के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां जोरों से चल रही थीं, लेकिन यहां पर भी कांड हो गया। पहले तो ईरान ने किसी भी तरह की शांति वार्ता में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया और बड़ा झटका दे दिया पाकिस्तान को। तो इजराइल ने पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के कैंसर वाले बयान पर ऐसा पलटवार किया कि दलाल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। आखिर ईरान ने क्यों दिया है झटका और आखिर ख्वाजा आसिफ को इजराइल ने क्यों औकात दिखा दी, बताएंगे आपको पूरी खबर। पाकिस्तान का बड़बोलापन तो लगातार उसकी फजीहत करा ही रहा है, लेकिन पाकिस्तान की हालत अब कुत्ते की दुम की तरह हो गई। 12 साल भी जमीन में गाड़ कर रख दो तो भी वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। अब पाकिस्तान ने अमेरिका, ईरान में सीजफायर को लेकर बढ़ चढ़कर दावे किए, लेकिन जिस तरह से झूठे सीजफायर के ऐलान के बाद भी पूरा मिडिल ईस्ट जंग की आग में जल रहा है, उससे ये तो बात साबित हो जाती है कि सीजफायर वाला जो ऐलान है वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा था और कुछ नहीं। दरअसल ट्रंप की साख बचाने के लिए उसके दलाल पाकिस्तान ने इसको लेकर पूरी दुनिया के सामने प्रोपेगेंडा क्रिएट करने की कोशिश की, गलत जानकारियां पेश की। पूरी दुनिया में जब इसको लेकर थू-थू होने लगी, तब आतंकिस्तान ने इस बात को जोर शोर से प्रचार किया कि भाई इस्लामाबाद में जंग में शामिल पक्षों के बीच में मिडिल ईस्ट में स्थायी शांति के लिए अब बातचीत की जानी है। लेकिन तभी ईरान ने दे दिया अमेरिकी दलाल को बहुत बड़ा झटका और शांति के लिए किसी भी बातचीत में शामिल होने से साफ साफ इनकार कर दिया। हालांकि पहले अमेरिकी वेबसाइट ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर सुनाई कि ईरानी डेलीगेशन गुरुवार शाम को पाकिस्तान पहुंच गया। यहां तक कि डेलीगेशन में शामिल लोगों के नाम तक बता दिए गए। इसमें ईरानी संसद का भी नाम था, संसद के स्पीकर गालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के नाम शामिल थे। लेकिन हुआ क्या, ये खबर कोरी झूठी साबित हुई और ईरानी मीडिया फॉर्स न्यूज एजेंसी ने इस बात को और भी ज्यादा पुख्ता कर दिया अपनी खबर के माध्यम से कि पाकिस्तान में होने वाली सीजफायर डील में ईरान शामिल नहीं होने वाला है। ईरान ने शामिल होने से क्लियर कट इनकार कर दिया है। ईरानी मीडिया फार्स न्यूज एजेंसी के अनुसार ईरान ने कहा है कि जब तक लेबनान में सीजफायर लागू नहीं होगा वो बातचीत नहीं करेंगे। अब रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद नहीं पहुंचा है और उसका वहां जाने का कोई इरादा, कोई प्लान भी नहीं है। अब एजेंसी ने उन तमाम खबरों को भी खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि ईरानी टीम बातचीत के लिए पहुंच चुकी है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बधाई ने भी कहा कि किसी भी शांति वार्ता के लिए जरूरी है अमेरिका सभी मोर्चों पर सीजफायर का पालन करे, खास करके लेबनान में। वैसे इसमें हैरानी वाली बात कोई नहीं है और सबसे खास बात यह हो जाती है कि जो अपने देश में खुद आतंक की फैक्ट्री चलाता हो, जो पूरी दुनिया में आतंक सप्लाई करता हो, जिसकी प्रगति का मापदंड ये हो कि उसने एक साल में कितने आतंकी पैदा किए हैं, वो आतंकिस्तान जब किसी शांति वार्ता की मेजबानी करने का दावा करे तो उसका हश्र ऐसा ही होता है। भले ही पाकिस्तान इस जंग में शांति दूत, वैसे तो कहा जा रहा है कि पोस्टमैन का काम किया है, यहां से मैसेज वहां, वहां से मैसेज अमेरिका को पहुंचाया गया और शांति दूत का तमगा लेने की कोशिश की, हाथ पैर मारने की कोशिश की, लेकिन ईरान ने शांति वार्ता में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया, बड़ा झटका लगा दिया। इजराइल ने भी उसकी असली औकात बता दी है। असल में हुआ यह है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इजराइल को लेकर कई अनाप शनाप बातें कही थी। उन्होंने इजराइल को कैंसर तक कह डाला था। ख्वाजा आसिफ ने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इजराइल को शैतान कहा, मानवता के लिए अभिशाप बताया और ख्वाजा आसिफ ने लिखा कि जब इस्लामाबाद में शांति वार्ता प्रक्रिया में है तब लेबनान में नरसंहार किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मासूम नागरिक इजराइल के हाथों मारे जा रहे हैं, पहले गाजा, फिर ईरान और अब लेबनान। ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया, इजराइल शैतान और मानवता के लिए अभिशाप है। जब इस्लामाबाद में शांति वार्ता है तब लेबनान में नरसंहार है और मासूम नागरिकों के मारे जाने की बात कही गई। उन्होंने ये भी कहा, मैं उम्मीद और प्रार्थना करता हूं कि जिन लोगों ने यूरोपीय यहूदियों से छुटकारा पाने के लिए फिलिस्तीनी जमीनों पर इस कैंसर रूपी देश को बनाया वो नरक में जले।
ये लिखा गया था। ख्वाजा आसिफ ने जैसे ही सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, इजराइल ने भरपूर वार करना शुरू किया। पहली बार पाकिस्तान को आतंकी देश करार दिया है। इतिहास में पहली बार इजराइल ने पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश मानते हुए खत्म करने की धमकी दे डाली है। इजराइल ने कह दिया है कि इस तरह के बयान बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। एक आधिकारिक बयान में तो इजराइल के पीएम ऑफिस की तरफ से ख्वाजा आसिफ की टिप्पणी की कड़ी निंदा की गई है। कहा है कि उनका इजराइल के विनाश का आह्वान करना ही बेहद आपत्तिजनक है। बयान में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री द्वारा इजराइल के विनाश की मांग करना बेहद आपत्तिजनक है। किसी भी सरकार की ओर से ऐसा बयान बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, खासकर उस देश से जो खुद को शांति प्रक्रिया में एक निष्पक्ष मध्यस्थ बताने की कोशिश करता है। इजराइल ने जब पाकिस्तान को औकात दिखा दी तो ख्वाजा आसिफ की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। उन्होंने अपना ट्वीट आनन फानन में डिलीट कर दिया, जैसा कि पाकिस्तान में अमूमन होता है। इसके पहले शहबाज शरीफ का वो कॉपी पेस्ट वाला कांड भी आपको याद होगा। यहाँ पर जो मैसेज आया था ऊपर से, उसको हाथों हाथ कॉपी किया, पेस्ट किया, जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उनकी टीम ने भेजा था कि जो मैसेज है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए जो उन्हें पोस्ट करना है और बताना है उनका मुखपत्र बनके। जब उन्हें गलती का एहसास हुआ, आनन फानन में उसको ठीक किया। ठीक वैसे ही ख्वाजा आसिफ ने ये जब बयान दिया, उसके बाद में विवाद हुआ तो ट्वीट भी डिलीट कर दिया। अब सोचिए कि जिस देश में कोई जिम्मेदार शासन ही ना हो, जहां के रक्षा मंत्री ये अनाप शनाप बातें लिखते हो सोशल मीडिया पर, फिर आखिर उसे उसकी औकात बताई जाती है तो जल्दी से वो पोस्ट डिलीट कर दिया जाता है। सीन बिल्कुल साफ है। पहले ईरान ने शांति वार्ता में शामिल होने से इनकार किया, इजराइल ने भी पाकिस्तान को उसकी हैसियत बता दी। अब ऐसे में सोचिए कि दुनिया में आतंक फैलाने में अपनी पूरी क्षमता लगा देने वाले और फिर भीख का कटोरा लेकर दर दर भटकने वाले कंगाल पाकिस्तान को कैसे भरोसे में कोई लेगा? इस जंग का हल कैसे निकल जाएगा? और इसी बीच मैं आपको एक बड़ी खबर भी बता दूं। इस समय जो अभी हालात हैं, जो ताजा खबर इस दौरान सामने आ रही है, स्थिति यह है कि जिस तरह से अभी तनाव नजर आ रहे हैं, अफगान और पाकिस्तान सीमा पर भी झड़प जारी है। सोचिए, एक तरफ पाकिस्तान घर के अंदर शांति वार्ता की बात करता है और दूसरी तरफ पाकिस्तान में ही लगातार बड़े हमले हो रहे हैं। पाकिस्तानी सैनिक चौकी पर तालिबान का जोरदार प्रहार नजर आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में हमले से जुड़ा हुआ एक वीडियो भी सामने आया और वो वीडियो क्या है देखिए जरा। यहाँ पर ये है वो तस्वीर, ये सो कॉल शांति दूत देश की तस्वीर है जो आतंक को बढ़ावा देता है और अब अपने ही घर में कैसे अस्थिर हो चुका है। कई चौकियों को तबाह कर दिया गया है, कई चौकियों पर कब्जा कर लिया गया है अफगानिस्तान की तरफ से। कभी कभी तो पाकिस्तान की हरकतों पर, कोशिशों पर हंसी आती है और ऐसी तस्वीरें देखकर गुस्सा भी आता है। जो देश खुद देश में कई मोर्चों पर जूझ रहा है, पड़ोसी अफगानिस्तान के तालिबान ने उसकी नाक में दम कर रखा है। वो तालिबान जिसे एक तरह से बनाया ही पाकिस्तान में था, वो मिडिल ईस्ट की जंग सुलझाने चला है। सोचिए जरा, अपना घर जल रहा है लेकिन वो पानी अपने घर की आग की जगह दूसरी आग में बुझाने की कोशिश में। बड़े सवाल इस्लामाबाद में शांति वार्ता को लेकर झूठी खबरें फैला रहा है क्या पाकिस्तान? सवाल इस बीच ये भी है कि जो खुद आतंक की फैक्ट्री है वो शांति का मसीहा बन सकता है क्या? कंगाल पाकिस्तान की गैर जिम्मेदार लीडरशिप इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा पाएगी? ये बड़े सवाल हैं। करेंगे चर्चा, खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी कनेक्ट हो रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन कनेक्ट हो रहे हैं, अमेरिका से सीनियर जर्नलिस्ट अहमद मस्तिकान कनेक्ट हो रहे हैं, पाकिस्तान से बासित अली मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, मेरे साथ भू राजनीतिक विशेषज्ञ पाकिस्तान से ही राजा काशिफ जी भी कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी का इस पूरी चर्चा में बहुत स्वागत है। अनुज माथुर सर, आपसे मैं चर्चा की शुरुआत कर रही हूँ। जो अभी तक की अपडेट सामने आ रही हैं उसमें इस शांति वार्ता में कहा जाए इस्लामाबाद में टेबल सज चुकी है बातचीत के लिए, लेकिन जो आयोजक हैं, आयोजकों के अलावा और कोई इस चर्चा में फिलहाल उस टेबल पर आ नहीं रहा है। उस आयोजन में ईरान क्लियर कट मना कर चुका है। खबरें हैं कि अमेरिका के 2 विमान वहां पर पहुंचे भी हैं। ईरान या इजराइल अगर इस वार्ता में शामिल नहीं है तो ये वार्ता किस मायने में आगे बढ़ रही है, कोई मतलब भी है या नहीं? क्या सिर्फ अमेरिका और पाकिस्तान आपस में बातचीत करके फिर निकल जाएंगे? जय हिंद नैना। देखिए, जब कोई भी इस प्रकार की जब वार्ता होती है तो उसमें जितने भी वॉरिंग फैक्शन जो जो एक्चुअली युद्ध में शामिल हैं, जिनके ऊपर हमले हो रहे हैं, जो लगातार युद्ध में शामिल हैं, उनका सबका वहां पर होना आवश्यक है। अन्यथा इस प्रकार की वार्ता का सफल होना कहीं मुझे लगता है संभव नहीं होता।
दूसरी चीज जो कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब आपके पास आपकी रिक्वायरमेंट्स इतनी डायमेट्रिकली ऑपोजिट हैं, ईरान कुछ और चाहता है और अमेरिका का तो कुछ पता ही नहीं है वो क्या चाहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं और तो अब जब उन्होंने जो 10 बातें ईरान ने कही थी, उन 10 में से 8 जो है लगभग 7 या 8 अमेरिका को बिल्कुल मंजूर नहीं है। इनफैक्ट ईरान ने कहा भी है कि भई अमेरिका ने जो जिन बेसिस पे बातचीत शुरू होनी थी, उसमें से 3 का इमीडिएटली उल्लंघन हो गया है। लगातार हिजबुल्लाह पे हमले हो रहे हैं और जहाँ न्यूक्लियर की बात हो रही है, वो अमेरिका ने उसको बिल्कुल और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का। तो मेरा ये मानना है कि जब तक आपको पूरी तरह इसको एजेंडा को तैयार नहीं कर लेना चाहिए था और उसके बाद दोनों साइड से अगर आपके बीच आपकी वार्तालाप हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए था कि कौन क्या चाहता है, कौन क्या चाहता है और उसके बाद ही हमें मुझे लगता है कि इस वार्ता का कहीं कोई प्रयोजन हो सकता था। ये एक गलती हुई कि आपको ये और मालूम नहीं कि किन कंडीशंस पे अमेरिका बात कर रहा है, आपको ये मालूम नहीं कि किन कंडीशंस पे ईरान बात करना चाह रहा है और उसके बाद आप वहां पर टेबल लगा करके बैठ जाते हैं। तो मेरा मानना है मैं चाहता हूं दिल से कि वार्ता हो, मैं चाहता हूं दिल से कि पश्चिम एशिया में शांति हो, लेकिन उसको किस प्रकार से आप स्टेज मैनेज करेंगे वो देखने की जरूरत है। और दूसरी बात जो है, मेरा अभी भी ये पर्सनल मानना है कि जो देश खुद एक युद्ध में लगा हुआ है, उनके रक्षा मंत्री कई बार कह चुके हैं कि हम खुली जंग में हैं अफगानिस्तान के साथ, जिसके खुद के देश में बलोचिस्तान में कुछ इशू चल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में कुछ इशू चल रहा है। उस जगह पर मुझे लगता है लेकिन सर आखिर एक आखिर एक ईरान के शामिल नहीं होने की वजह क्या है सर? क्योंकि अभी तक तो बातचीत की जा रही थी, पाकिस्तान ने बड़े बड़े दावे किए थे शांति दूत बनने के। जी नैना, देखो देखो, ईरान ने पहले भी एक बार कहा था, जब पहले बातचीत करने की शुरुआत हुई थी तो ईरान ने साफ मना कर दिया था कि हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे। उसकी मैं आपको बताता हूँ कि ईरान में क्या वजह है कि इसको कहीं ना कहीं एक जो रोल ईरान को नजर आ रहा है पाकिस्तान का भी आने वाले समय में, क्योंकि ये वार्ता के सफल होने की उम्मीद मुझे बहुत कम है, क्योंकि जो डिजायर्ड एंड स्टेट्स हैं दोनों साइड्स की, ये बात मैं कई दफा कह चुका हूं, बिल्कुल ऑपोजिट है। अमेरिका जो कह रहा है ईरान को, उसका मतलब है वर्चुअल सरेंडर। जो उन्होंने 15 बातें कही हैं, उसमें उसका मतलब यह है कि ईरान जो आकर के उनके घुटनों में बैठ जाए, पहली बात। और जो ईरान चाह रहा है वो भी अमेरिका को बिल्कुल, अगर ईरान जो चाह रहा है वो अगर अमेरिका मानता है, तो फिर अमेरिका ने युद्ध किया ही क्यों? बिल्कुल क्यों अपने इतने पैसे और इतना इतने सैनिक और इतने वो चीज गंवाई? तो ये जब तक आप इसका कोई रेजोल्यूशन कोई बिल्कुल कोई सही बात है कोई सर। कॉमन पॉइंट, एक मिनट ना, कॉमन पॉइंट जब तक आप नहीं निकालेंगे, तब तक बातचीत शुरू होना ही बड़ा मुश्किल है। और आप देखिएगा, और मैंने पहले भी ये कहा कि जी जी होना चाहिए, लेकिन मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। और अगर हुई भी अभी तो बातचीत, हालात यही लग रहे हैं। और देखिए यहाँ पे तो रजा काशिफ जी शायद इंतजार करते करते बोर भी होने लगे हैं। इतना लंबा इंतजार हो गया रजा जी, ऐसा लग रहा है कि जो आयोजन था भोग का, वो शादी समारोह के लिए शादी हॉल पूरी तरह से तैयार है, ना बाराती आ रहे हैं ना घराती आ रहे हैं। ऐसे में तो बड़े आयोजन का नुकसान होने के आसार लग रहे हैं। रजा जी। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल स्पष्ट। अच्छा, मैं असल में अभी इसलिए वो हुआ हूँ कि मैं असल में हॉस्पिटल से आ रहा था। वालिद साहब मेरे थे, उनको ब्रेन हेमरेज हुआ था, तो वो सेट नहीं थे, तो मैं इसलिए थोड़ी सी सुबह से बल्कि रात से आया हमारी हूँ। तरफ से इंडिया से ब्लेसिंग से, इंडिया से उनके लिए प्रार्थना है। जी, अभी मैं उनको हॉस्पिटल से ही लाया हूँ, तो इसलिए मेरी ये हालत हुई है कि मैंने कहा कि आपका प्रोग्राम है तो फिर बहुत बहुत हम आपको शुक्रिया ना सर। तो नहीं कर सकते। नहीं नहीं जी तो जी। अच्छा, दूसरा मैं एक बात करूं कि देखें, दुनिया में ना डिप्लोमेसी जो होती है, ट्रैक 1 और ट्रैक 2, मैं हमेशा ये बात करता हूं क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान जो है डिप्लोमेसी कर रहा है ट्रैक 1 ट्रैक 2 दोनों, ये अमेरिका और ईरान दोनों के लिए। असल में दोनों आमने सामने बैठना नहीं चाहते। अगर आप ये कहेंगे जी पाकिस्तान कामयाब नहीं होगा, सक्सेस नहीं मिलेगी, देखिए पाकिस्तान का काम सक्सेस लेना नहीं है। पाकिस्तान का काम था दोनों को बिठाना, एक एज अ पंचायत एक जगह पे लाना, डिप्लोमेटिक में इसको ट्रैक 2 कह लें, तो वो हमने की। और एज अ स्टेट पाकिस्तान ने ये किया। अब इसके अंदर सक्सेस क्या है कि वो ये जो जंग बंद हुई है, सीज फायर 2 वीक का,
ये लॉन्ग टर्म चलेगा, परमानेंट चलेगा, नहीं लेकिन चलेगा। रजा काशिफ जी, देखिए, इसमें भी दो अलग अलग फैक्टर्स नजर आ गए ना। एक तरफ तो ये स्पष्ट नजर आ रहा था कि शुरुआत से ही ईरान बहुत ज्यादा समर्थन में नहीं था, पाकिस्तान के बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर रहा था। दूसरी बात ये भी कि आपने एक तरह से जो पोस्टमैन का काम किया, अमेरिका के मैसेजेस ईरान में, ईरान के जवाब अमेरिका में, इसमें आखिर बीच में हुआ क्या, ये खबर ही नहीं थी। क्योंकि ये बात तो खुद बार बार जो आपने शांति दूत बनने की बात कही, कई लोगों को पता ही नहीं है कि आखिर हुआ क्या। पाकिस्तान को भी नहीं पता कि आखिर सीज फायर किन शर्तों पर हुआ है। देखिए, मैंने इसीलिए कहा कि ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी के जो वेज होते हैं, ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी है ईरान और अमेरिका के लिए। और आपके पिछले ही प्रोग्राम में मैं बैठा हुआ था, जब हमारे साथ एक और साहब यही आपसे कह रहे थे कि देखें, ईरान के यहाँ से इराकची जो थे, उनके फॉरेन मिनिस्टर, उनकी ट्वीट आई है, उसमें एक वीडियो भी थी, पाकिस्तान के झंडे भी दिखाए हुए थे। तो अब आप ये कहेंगे ईरान पाकिस्तान और अमेरिका पाकिस्तान पे नहीं कर रहे, तो देखें वो कर रहे हैं तभी, और दोनों मेरे ख्याल में नहीं चाहेंगे कि युद्ध के उस लेवल पे चले जाएं। उस समय भी जब चर्चा हुई थी तो मैंने आपको उस ट्वीट को डिकोड करके भी बताया था, और उसमें बताया था कि कैसे उन्होंने ये लिखा है कि भाई हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जाना नहीं जाना वो शुरुआत से उनकी तरफ से था। आपने तो लेबनान सीज फायर, इन सब का जिक्र किया, क्लियर कट बात हो गई। अभी तो खबर ये भी आ गई कि जिस तरह से ख्वाजा आसिफ हैं, वो खुद ही अपनी ट्वीट की वजह से घिर गए हैं। वेल, पाकिस्तान से एक और खास मेहमान मेरे साथ में कनेक्ट हो चुकी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं आरजू काज़मी जी भी कनेक्ट हो चुकी हैं। आरजू काज़मी जी, बहुत स्वागत है आपका भी इस पूरी चर्चा में। आज ये जो पूरी पीस टॉक की बात हो रही है आरजू जी, आपको लग रहा है क्या ये पॉसिबल, फिजिबल होता हुआ नजर आ रहा है? ईरान क्लियर कट मना कर चुका है, अमेरिका की डेलीगेशन पहुंच रहे हैं, लेकिन सहमति बन नहीं पा रही है, क्या सिचुएशन नजर आती है? देखिए, ये डायलॉग जो है वो तो लग रहा है कि होंगे बिल्कुल, इसलिए कि ईरान का डेलीगेशन जो है वो भी पहुंच रहा है, और अमेरिका से भी कहा यही जा रहा है कि जो डेलीगेशन है वो पाकिस्तान पहुंच जाएगा आज में। तो कल ये जो पीस टॉक है वो करवाई जा रही है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा टाइम नहीं बताया गया है गवर्नमेंट की तरफ से मीडिया को, ना ये बताया गया है कि कहाँ पर की जाएगी ये पीस टॉक। तो अभी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, मगर एक चीज़ है कि शायद ये यहाँ तक तो ये पहुँच गए कि दोनों कंट्रीज के जो डेलीगेशंस हैं वो पहुंचेंगे और यहाँ पर बात होगी। लेकिन दोबारा मैं एक आध जगह और भी कह चुकी हूँ, लेकिन ये कि इजराइल के बगैर ये पीस टॉक जो है उसका कोई मतलब बनता नहीं है। अगर ये करवानी ही थी और उसमें तीनों कंट्रीज को होना चाहिए था, चाहे वो ईरान हो, अमेरिका हो, और इजराइल से भी कोई डेलीगेशन आना चाहिए था पाकिस्तान। और पाकिस्तान ने जो अपनी एक इम्प्रेशन बना रखा है कि जी हम तो इजराइल के साथ बात नहीं करते, हम तो वहाँ जाते नहीं आते नहीं, तो ना जाए आए। लेकिन ये कि इस वक्त इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है और जो मेन प्लेयर्स हैं उसमें से एक मिसिंग है, तो इसका तो मतलब यही है कि रिजल्ट कुछ नहीं निकलने वाला। आरजू जी, बातचीत तो कैसे होगी जब ख्वाजा आसिफ उससे इजराइल को कैंसर जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं, विवाद बढ़ता है तो उनको ट्वीट, अपना पोस्ट डिलीट तक करना पड़ता है ये। और वही बात है कि अगर अमेरिका और ईरान सामने आ भी गए तो मेन लड़ाई तो ईरान और इजराइल की थी ना। सीज फायर जब अगर बात भी हुई तो इजराइल कौन सा मान रहा है? अब देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो बेचारे डिफेंस मिनिस्टर बना दिए गए हैं, लेकिन जो डिफेंस की मीटिंग होती है उसमें उनको नहीं बुलाया जाता। तो अब वो घर बैठे बैठे क्या करें, वो एक ट्वीट भी ना लगाएं। तो आप लोग चाहते हैं उसके बाद उनसे कोई गलत ट्वीट लग जाती है तो डिलीट भी ना करें, क्योंकि आप लोग स्क्रीनशॉट बना लेते हैं। तो बेचारे करें तो क्या करें, वो डिफेंस मिनिस्टर हैं तो, लेकिन उन सबको क्या, सारी पाकिस्तान को पता है कि वो कितने पावरफुल हैं और वो कहाँ कहाँ बुलाए जाते हैं। आप खुद उठा के गूगल कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा डिफेंस मीटिंग में डिफेंस मिनिस्टर का जो है वो कभी हमने देखा नहीं इनको बैठे हुए कि ये कोई बात कर रहे हो, इनके ऑफिस में इन्होंने किसी को बुलाया हो, ये किसी से डिफेंस के बारे में बात करे हो। इनका काम यही है कि थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पर एंटरटेनमेंट लगा के रखते हैं, तो वो ये करते जा रहे हैं। आरजू जी, यहाँ पर तो आप सिर्फ ख्वाजा आसिफ की बात करें, यहाँ पे तो आपके प्रधानमंत्री जो है शहबाज शरीफ, वो भी खुद अपनी मर्जी से कुछ लिख नहीं सकते। उनका भी जो मैसेज है वो भी पीछे से आता है, प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के लिए मैसेज। कॉपी पेस्ट वाली सरकार एक तरह से चलने लगी। आपकी इस बात पे अमर मस्तिकान शायद कुछ रिएक्ट कर रहे थे, फिर मैं दिनेश जी का रुख कर रही हूँ। जी अमर मस्तिकान जी, आपकी इस हंसी का कारण मैं जान सकती हूँ आखिर क्या है? ख्वाजा आसिफ के लिए तो कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल उनको नजरबंद वाली कंडीशन में रख दिया है, क्योंकि इजराइल बड़ा नाराज हो चुका है, अब अमेरिका भी नाराज हो गया अब तो। जी, मुझे तो आपका शुक्रिया, नमस्कार। देखें, ये जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, जैसे आरजू तो बहुत अच्छी ज़बरदस्त भाई साफ़ी हैं, मैं तो इनका बहुत ज़्यादा एहतराम करता हूँ। एक ही मेरे ख्याल में हैं जिनका कि मैं इंतहाई ज़्यादा दिल से एहतराम करता हूँ। और मुझे पता नहीं है कि इन्होंने क्या, उनको कैसे कंट्रोल किया हुआ है।
मैं तो चाहता हूं कि जल्दी निकल जाए पाकिस्तान से। इस किस्म के अच्छे लोगों को वहां ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं किया जाता। और दूसरी बात यह है कि ये जो ख्वाजा आसिफ ने कहा, मुझे तो लगता है कि शायद कोई आईएसआई का मेजर जो है इनके घर पहुंच चुका होगा, इनके सिग्नेचर जो है इस्तीफा के लेने के लिए। क्योंकि ये बेचारे कोई जो है, इनकी हैसियत ये है कि आईएसआई का मेजर के आगे ये बड़े बड़े जो इनके हैं वजीर, वो उनकी हैसियत ये है जी, पूरा मुल्क पाकिस्तान कोई भारत जैसा जमहूरियत नहीं है। वो एक मिलिट्री रन है सिलसिला, मिलिट्री की चलती है, आईएसआई की, मिलिट्री इंटेलिजेंस की चलती है। ये बेचारे बाकी जो भी हैं, ये तो ऐसे ड्रामेबाजी कर रहे हैं। इनको थोड़ी सी मिल गई, फौज भी उनको लगता है कि बुरा लगता है कि भाई हमेशा ही वर्दी वाले आगे बैठे हों, तो इस वजह से इन्होंने इनको आगे लाया हुआ। इनकी हैसियत को है ही नहीं। ख्वाजा आसिफ हो गए या कि शहबाज शरीफ हो गए या आसिफ जरदारी हो गए, ये जो हमारे साथ दोस्त बैठे हुए, इनको पता है। ये बेशक इनकार करे। अब उस कुछ दिन पहले इन्होंने कहा था कि भाई नवाज शरीफ को जो है पार्टी ने नहीं माना। पार्टी कौन सी है? वो पार्टी का नाम पाकिस्तान फौज है। तो वो पाकिस्तान फौज जो है, देखिए मुझे ये सारा जो आपने जिक्र किया पीस कीपिंग वगैरह, बहुत अच्छी होती कि अगर ये पीस बनान, ये हमारे ऊपर, हम बलोचों के ऊपर कत्लो गारत, हमारे खून से इनके हाथ रंगे हुए हैं। अफगानिस्तान के लोगों के हाथ खून से इनके हाथ रंगे हुए हैं। ये कौन से पीस की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, यही तो बात है अहमद मस्तिकान जी। इसी बीच एक खबर भी अपने दर्शकों को मैं बताती चलूं कि पाकिस्तान एक तरफ पीस कीपिंग की बात करता है, मेज सजा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पिछले 2 दिनों से अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बड़ी भिड़ंत चल रही है। पाकिस्तान ने हमले किए, अफगानिस्तान ने उसका जवाब दिया। टीटीपी या तालिबान के लड़ाके, देखिए अब खबरें ये सामने आ रही है कि कई चौकियां ध्वस्त कर दी गई हैं पाकिस्तानी फौज की एक बार फिर से, और कई यहाँ पर कई चौकियों पर कब्जा किया जा चुका है। देखिए ये तस्वीरें दर्शाती है किस तरह से लगातार टारगेट सेट करके हमले को अंजाम दिया जा रहा है, और ये पाकिस्तान की करतूतों का ही नतीजा है। दिनेश नैन जी, एक तरफ अपने ही घर में पाकिस्तान किस तरह से जल रहा है, ये जो हमले हो रहे हैं, अभी बात अहमद मस्तिकान जी ने भी बात कही, बलूचों के खून से हाथ रंगे हुए हैं पाकिस्तानी फौज के, पाकिस्तान सेना और सरकारों के। ये बताइए, और दूसरी तरफ पीस कीपिंग की बात करते हैं जिस पर ईरान भी भरोसा नहीं कर रहा है, कैसे संभव है क्या? नैना, मैं शुरू करने से पहले रजा को के लिए दुआ मांगना चाहूंगा अल्लाह से कि इनके वालिद साहब को सेहतमंद करे और इन सबको सब्र दे। अभी मैं आज बात पे आता हूं, जो टॉपिक है आपका जी। पाकिस्तान की कोई नई बात नहीं है। जो ये फैसिलिटेशन का काम आपने बीच में कहा था अभी नैना, शादी के मंडप लगाने वाली बात जी। तो निकाह में रुखसती के अंदर कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बिन बुलाए ही तंबू लगाने आ जाते हैं। तो वो लोग तंबू लगाने के लिए माहिर होते हैं कि कोई ना कोई बातचीत करके साहब कोई बात नहीं, लगा लो, नहीं भी पैसे देना चलेगा, लगा लो, तो लगा देते हैं। तो वही हालत है। पाकिस्तान का लेकिन लेकिन इनको अंडर एस्टिमेट भी मत करो। देखो, इनकी मजबूरी है पाकिस्तान की, इनको सरवाइव करना है। इनके पास अपने पैसे नहीं होते हैं हमेशा से, या तो अमेरिका, कभी चाइना, कभी IMF, कभी खाड़ी देश, इनसे काम चलता है तो करना पड़ता है। अब और ये भी नहीं कि ये काम करते नहीं है ऐसा फैसिलिटेशन का। याद है 1971 के अंदर हेनरी किसिंजर, उनको चीन से किसने मिलवाया था? पाकिस्तान ने मिलवाया था। उसके बाद में आप 2 दशक बाद आगे आ जाओ, फिर जब जिनेवा अकॉर्ड हुआ, रूस को वापसी करना था, तब सारा का सारा खेल कौन खेल रहा था? तो तैयारी कौन करा रहा था? पाकिस्तान करा रहा था। अभी हाल ही में देख लीजिएगा 2020 के अंदर, 21 के अंदर, जब अमेरिका को जाना था तो कतर के अंदर दोहा में, और चीन से लेके रशिया से लेके पता नहीं किस किस के डेलीगेशंस के साथ मीटिंग करा के सारी फैसिलिटेशन कौन करा रहा था? पाकिस्तान करा रहा था। लेकिन पाकिस्तान इस बार जो है गलत चुंगल में फंस गया। अब क्या हुआ कि एक तरफ तो सऊदी अरब को खुश करना है, दूसरी तरफ ईरान को बेवकूफ बनाना है, और तीसरी तरफ अमेरिका का जो हुक्म है उसे मानना है। अब ये तीनों कॉम्बिनेशन बनाए तो बनाए कैसे? असलियत ये है, मुस्तबा कोमा में है, जगह का नाम है कौम, इस हॉस्पिटल के अंदर। वो बोल भी नहीं सकता, और ये भी अल्लाह जाने वो कोमा में है कि कोमा में रखे गए हैं, अभी जिंदा बना के रखा हुआ है, ताकि IRGC के जो 31 स्टेट के अंदर लोग
फैले हैं, जिसके ऊपर पहले मोज़ाइक एक इनका कोई सिस्टम था कि तीन तीन लीडरान को जो है पहले से आप खुदा को प्यारे हुए तो नेक्स्ट आ जाओगे, फिर आप प्यारे हुए तो अगला आ जाएगा, तो वो वाला चल रहा है। अब उनको कंट्रोल भी तो करना है। और ईरान के अंदर एक व्यक्ति पीठ के पीछे, पर्दे के पीछे, अब से नहीं 2 हफ्तों से अमेरिका के साथ साठगांठ में लगा हुआ है। नाम है काली बाग, जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि हम उसका नाम नहीं ले सकते, या तो उसको मार दिया जाएगा, और वो हमारे से भी डरते हैं कि हम ना उनको मार दें। बिल्कुल। वही काली बाग अभी मीटिंग में आ रहे थे अगाची के साथ में। और दूसरा, तो IRGC क्या के बात हुई अंदर कि आप आने से इनकार कर रहे हैं? वो नहीं शामिल होना चाहते अब पाकिस्तान के साथ में इस चर्चा में? IRGC को मालूम चल गया है काली बाग और अगाची का और पेजेश्कियान का गेम। तो अब ये लोग थोड़ी देर के लिए रुक रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक मैसेज पास किया गया ईरान के अंदर, नाम लिया गया है मुस्तफा जी का, जिनको बेचारों को बोल भी नहीं सकते जो। और बोला क्या गया है कि दुश्मन जो है हमारी चीजें नहीं मानने वाला, और पहले आप लेबनान के अंदर सीज फायर करो तो हम जाएंगे दिस थिंग। इसीलिए ईरान के एक अखबार ने बिल्कुल क्लियर किया कि कोई नहीं जा रहा, कोई भी नहीं जा रहा, और ये आएगा भी कोई नहीं यहाँ पे। अभी ये युद्ध अगले स्तर पे बढ़ने वाला है। अमेरिका से भी धमकी आ गई है डोनाल्ड ट्रंप की कि हॉर्मुज़ को तुरंत आप खोलो, ये पहली शर्त थी, पैसा लेना बंद करो। और मैं समझता हूं कि अब टाइम आ गया है कि अब जो असली खेल अमेरिका ने खेलना था इजराइल के साथ मिलके, हम यहाँ पे मैं बड़ा बहुत ज्यादा इस बात से खफा हूं, और मुझे बहुत ऐतराज है कि मिलिट्री डॉक्ट्रिन के नाम पे टेररिज्म फैलाने वाली एक इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड को पिछले 1 महीने से 40 दिन से लोग, बड़े बड़े लोग उसके बखान कर रहे हैं, उनके बारे में बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हैं टीवी पे आके। और मैं पहले दिन से अकेला व्यक्ति हूं जो इनको बोल रहा है डोंट डू दिस। अमेरिका की फायर पावर और ईरान की फायर पावर को कंपेयर मत करो, गलती करोगे आप, वही होने जा रहा है। बिल्कुल। देखिए ये इस बीच एक और मैं बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताती चलूं। बड़ी खबर, जिस तरह से मिडिल ईस्ट में तनाव है, उसके बाद में शांति वार्ता को लेकर बातचीत है। एक तरफ ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ रही है, तो दूसरी तरफ अमेरिका से भी बड़ी हलचल है। ईरान के उप विदेश मंत्री तख्त रवांची का बड़ा बयान है। वो कह रहे हैं कि भाई गारंटी के बगैर सीज फायर बिल्कुल मंजूर नहीं होगा। उनका क्लियर कट मैसेज है, 10 पॉइंट प्रस्ताव को जो वार्ता का आधार बनाया जाए। कूटनीति पर जोर लगातार होना चाहिए, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये भविष्य में ईरान पर हमले नहीं होंगे, इसकी भी गारंटी हमें मिले, ये भी बात उनकी तरफ से स्पष्ट की गई है। ये बड़ी खबर आपको बताते चले जिस रूप में आ रही है। जल्दी से अनुज माथुर जी, क्विक रिएक्शन, इस पूरे बयान के मतलब क्या है? यानी कि पहले हमले को लेकर ये क्लियर कट लाइन क्लियर हो, उसके बाद में बातचीत आगे होगा और तभी सीज फायर माना जाएगा। ना बिल्कुल बिल्कुल, ये बात मैं थोड़ी देर पहले यही बात कह चुका हूं। देखिए, ईरान किसी कीमत पे इस बात को नहीं मानेगा, और मैंने ये बात भी आपको कही थी। और नैन साहब को मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि वो अकेले नहीं है। पिछले 40 दिन से मैं भी वही भाषा बोल रहा हूं, अलग अलग जगह जाकर के। अनफॉर्चुनेटली हम लोग एक जगह कभी इकट्ठा नहीं हो पाए। अहमर भाई इस बात को जानते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ बता सकता हूं कि जो आज ईरान जो है, ईरान की जो डिसीजन मेकिंग है, निर्णय करने की जो ताकत है, वो IRGC के पूरी तरह चंगुल में है। चंगुल शब्द का मैं इसलिए प्रयोग कर रहा हूं कि IRGC के खुद के भी बहुत बड़े बड़े कमांडर्स जो हैं वो खत्म हो चुके हैं, और अब IRGC जो उनका जो कंट्रोल जो उनके 31 डिस्ट्रिक्ट्स में उन्होंने बंटवारा करके रखा हुआ था, वो तमाम लोग हैं वो बिल्कुल उनकी, क्योंकि उनकी जो मानसिकता है, जो उनकी सोच है, वो इस बात पे, क्योंकि उन्होंने अपने टॉप लीडर को मरते हुए देखा है, तो वो अब जब उनको उनकी सोच जो है वो बदले की भावना के ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से आधारित है। और वो ये जो अभी मुश्तबा का जो मैसेज आया है, किसका है वो भी मैं नहीं बता सकता वो अभी, लेकिन जो मैसेज है वो बिल्कुल क्लियर है कि वो नहीं चाहते, जब तक इस चीज का वो कहीं ना कहीं वो समझने इस तरह से नहीं समझेंगे कि हमारा बदलाव हुआ, तब तक ये युद्ध रुकने वाला नहीं है। ये बात आप समझ लीजिए, क्योंकि ये निर्णय लेने की ताकत, ये जो लोग अगर आए भी जो बातचीत में शामिल होंगे, उनमें ताकत निर्णय लेने की नहीं है। ये जैसा कि पाकिस्तान में आमतौर पर होता है, 4 डायरेक्ट मिलिट्री रूल्स, बाकी इनडायरेक्ट मिलिट्री रूल्स, जब तक आपके
मिलिट्री कमांडर का आपके ऊपर वैध हस्त नहीं होता, तब तक वहां कोई निर्णय सर नहीं लेकिन होता। यहाँ पर तो ये ट्रस्ट हाँ। इश्यूज है ना, ट्रस्ट वही- डेफिसिट तो लगातार है हमेशा से ईरान की तरफ से। सर एक और पाकिस्तान से भी मेरे साथ बासित अली कनेक्ट हो चुके हैं। बासित, आखिर ये भरोसा क्यों नहीं जता पा रहा है ईरान? बार बार वो हर बार कहता है भाई पाकिस्तान पर हमें भरोसा नहीं है, कभी कहता है भाई हमें घेराबंदी कर दी जाएगी, और अब वो कह रहे हैं कि आपने जो डाकी का काम किया वो काम भी आधा अधूरा छोड़ दिया, उसमें भी क्लियर कट कुछ मध्यस्थता नहीं कर पाए, अब वो आने से मना कर रहा है। जी, आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? बिल्कुल क्लियर कट जी, बोलिए बासित, बोलिए। क्या हो गया नेट? बासित, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो बोलिए। जी देखें, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ईरान और अमेरिका ने दोनों ने पाकिस्तान के आर्मी फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब को नोबेल प्राइज के लिए रिकमेंड किया है। तो इससे बड़ी और क्या बात है कि वो तो हमारे चीफ को नोबेल प्राइज देना चाह रहे हैं। तो आपकी सारा आप मुस्कुराते रहें, आपको देखें खाली मुस्कुराने से कुछ नहीं होता, आप इस हकीकत को समझें कि आंदा आने वाले वक्त में आसम मुनीर साहब को नोबेल प्राइज मिलना है। जी हाँ बोलिए बोलिए। नहीं, आप अच्छी मुस्कुराती भी अच्छी लग रही है, बाकी मुस्कुराते हुए अच्छे भी नहीं लग रहे ना, आप तो जो फिर अच्छी लग रही हैं, बाकी मुस्कुराते हुए नहीं अच्छे लगते। चले खैर, ये बात मैं आपको बाद में करूंगा, लेकिन ये है कि माशाल्लाह मैं इस टाइम फखर से कश्मीर में घूम रहा हूँ, इस वजह से घूम रहा हूँ कि हमें कुछ दुनिया इनाम दे रही है कि इस टाइम पावर हम में है, समझिए। अब ये देखने कर्नल साहब भी बैठे हैं, कर्नल साहब हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, और शुरू में जो है ना ये हम पे जरा तनकीद कर देते थे, लेकिन अब बात ये भी समझ गए कि वाकई पाकिस्तान का रोल दुनिया में, सच बोलेंगे, ये हिंदुस्तानी है लेकिन बोलेंगे सच कि पाकिस्तान का वर्ल्ड में इस टाइम नाम है, और पाकिस्तान चौधरी है। अमेरिका जैसा जिसे आप सुपर पावर मानते हैं, वो भी हमारी मेहनतें और हमारे पांव पकड़ रहा है सर। ये वाले पांव देखें, ये वाले पांव सर पकड़ रहा है, इससे बड़ी और क्या बात होगी? आप खुद बताएं। ईरान भी, सऊदी अरब भी और अमेरिका भी कैसे कर लेते हो यार? कैसे करते हो? अनुज जी भी कुछ कह रहे कैसे कर हैं। लेते मुझे हो? असल में दुख पता क्या है? मुझे दुख क्या है? मुझे दुख ये है कि हिंदुस्तान का बुरा टाइम है, बस मुझे ये दुख है। आपका बुरा टाइम है, मैं चाहता था आपका भी अच्छा रहे, बराबरी हो कम से कम मुकाबले में भी, बट मैं आपका बुरा टाइम चल रहा है, इसलिए आपको इतना ज्यादा। बासित अली साहब, हिंदुस्तान आज भी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, और आज जब आप पेट्रोल में अपनी गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलवा पा रहे हो, तो हिंदुस्तान अपने पड़ोसी देशों को पेट्रोल बांट रहा है। आप किसकी बकवास बात कर रहे हो यहाँ पर? हम तो फ्री दे रहे हैं। पाकिस्तान का वो देश बन गया जो अपने पशुओं पर, गाय भैंस के गोबर पर भी टैक्स वसूल रहा है। भाई किसी को तो बख्श देते बासित। ये जो क्लिप अगर अमेरिका ने देख लिया, देखें हमें कोई, ये आप अपनी सोशल मीडिया की खबरें, हम पेट्रोल फ्री भी दे रहे हैं, इस वक्त हमारा जो ट्रांसपोर्ट है फ्री है। ठीक है, आपको ये खबर तो आगे पेट्रोल में। आरजू काजमी जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं पाकिस्तान से ही। क्या आरजू, जिस तरह से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में गोबर पर टैक्स वसूलने की बात गलत है क्या? यहाँ पर जिस रूप में बासित अली कह रहे हैं कि भाई फ्री में पेट्रोल दिया जा रहा है, अरे फ्री में पेट्रोल दे दिया जाएगा, कितने बरसों की कहा जाए एक बार फिर से गर्त में चले जाएंगे, ऐसे ही हालात है क्या? नहीं देखिए, जहाँ तक आप बात कर रही हैं फ्री पेट्रोल का, तो फ्री पेट्रोल तो नहीं, लेकिन एक मंथ के लिए जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री की गई है, और लोगों से कहा गया है कि आप अपनी गाड़ियाँ जो है वो बाहर ना निकालें, उसके बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, और उसके ऊपर जो है उनसे पैसे नहीं लिए जाएंगे, या जो भी चार्जेस होते हैं वो नहीं लिए जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने ये नहीं बताया कि वो अपने खर्चे भी कम करेगी। क्या चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर और जितने उनके चमचे हैं, क्या वो भी जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेंगे? क्या वो भी अपनी गाड़ियां नहीं निकालेंगे? तो ये तमाम कुर्बानियां जो हैं वो सिर्फ पब्लिक से ही क्यों मांगी जाती हैं? जो यहाँ पर पॉलिसीज बनाने वाले हैं, जो बड़े मिनिस्टर्स और कई दूसरे लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, वो अपने खर्चे कम कब करेंगे? वो तो अपने खर्चे कम नहीं कर रहे, लेकिन हाँ पब्लिक से कहा जा रहा है, और वो भी एक मंथ के लिए। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद दोबारा फिर वहीं पे पहुंच जाएंगे जहाँ पहले थे। और जो ये बार बार वॉर की बात की जा रही है कि वॉर की वजह से पाकिस्तान में महंगाई हो गई है, फ्यूल प्राइस बढ़ गए हैं, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है। इसलिए कि वॉर का थोड़ा बहुत हाथ हो सकता है, लेकिन ज्यादातर तो हमने आईएमएफ डेलीगेशन जो आया था उसकी जो कंडीशंस थी, उसकी वजह से पाकिस्तान में फ्यूल प्राइस बढ़े हैं, उसकी वजह से महंगाई आई है। और आईएमएफ तो इन्होंने जाना ही होता है। कोई गवर्नमेंट भी आती है वो आकर सबसे पहले यही कहती है कि आईएमएफ नहीं जाएंगे। इमरान खान ने भी कहा था मैं खुदकुशी कर लूंगा, लेकिन आईएमएफ नहीं जाऊंगा। नवाज शरीफ ने कहा था हमने कशकोल तोड़ दिया है, और इसी तरह की बातें हर गवर्नमेंट करती है। बातों के जवाब जो है भाई पाकिस्तान से ही आ गए। मुझे तो और कुछ पूछने या बताने की जरूरत भी नहीं रह गई।
और सबसे खास बात यह कि जिस तरह से अभी पीठ थपथपाने की कोशिश कर रहे थे, एक बार फिर से इसमें एक्सपोज हो गए अमर मस्तिकान जी को भी, क्योंकि अमर मस्तिकान जी भले अमेरिका में हो लेकिन पाकिस्तान का तो हिस्सा रहे हैं। अमर मस्तिकान जी, जो हमेशा खून बहाने की बात करता है वो शांति दूत बनने की कोशिश कर रहा है। बासित बात कह रहे हैं कि अब तो भाई पूरी दुनिया में वाहवाही हो रही है पाकिस्तान की। इन्हें जरा आईना दिखाइए, आखिर हो क्या रहा है? भाई पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि हर कोई हमारे पैर छू रहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता है ऐसे बेहुदा बातों के हम क्या जवाब दें। ये बेहुदगी का एक हद है, और फिर अपनी पैर भी दिखा दे खुद बेहुदा है, स्क्रीन पर। जिसका मुंह ही बेहुदा हो वो बात का नहीं, जवाब क्या देगा? जिस बंदे का एक डिसेंसी होती है भैया, एक डिसेंसी होती है, थोड़ी सी शराफत दिखाएं। एक तो देख, मैं दूसरी बात आपसे अर्ज करूं। मुझे नैना जी, शायद आप ही के प्रोग्राम में मैंने सबसे पहले, अगर आपको याद हो जी, मैंने कहा था कि भाई हमारी ख्वाहिश ये है कि मोदी जी जो है डोनाल्ड ट्रंप को फोन करे, मोदी जी जो है हर किसी को फोन करे। मेरी वजह, मेरा ये प्रपोजल इस वजह से था क्योंकि ट्रंप जिस किस्म से बकवास कर रहा था कि मैंने जो है पाकिस्तान और इंडिया का युद्ध खत्म कराए, कहते रहे थे ना, जी, जी। बार बार ये कहते रहे थे। आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि नहीं ऐसी बात नहीं है, इसके बावजूद ये कह रहे थे। तो मेरी ख्वाहिश ये थी कि इसी तरह मोदी जी भी फोन उठाए, यहाँ वहाँ 4-5 लोगों को फोन करें और फिर कहें कि भाई आ जाए दिल्ली में हमारे साथ बातचीत करें। पाकिस्तान को ये चांस ना मिले। ये पाकिस्तान इस लायक नहीं है। पाकिस्तान IMF का जोर पे चलता है, अमेरिका का नौकर है। देखें, ये कौन सी बात हो गई? अगर ईरानियों को बात करनी थी किसी जगह में, किसी मालिक के घर में जाके आप बात करेंगे या सर्वेंट क्वार्टर में जाके बात करेंगे? मुझे आप बताएं। ये तो जाके मालिक के बजाय सर्वेंट क्वार्टर में बात कर। अमर मस्तिकान जी, माना कि कॉपी पेस्ट और डिलीट वाली सरकार हो गई है, एक मंत्री कॉपी पेस्ट करते हैं, मुख्यमंत्री दूसरे डिलीट पे डिलीट करते चले जाते हैं, पर इतनी बेइज्जती भी ना करें जिस रूप में यहाँ पर हालात हैं। लेकिन अनुज माथुर जी, सबसे महत्वपूर्ण बात ये, मैं जल्दी अब रिएक्शन ले लेती हूँ क्योंकि लास्ट पड़ाव की तरफ है। अब आज की इन परिस्थितियों के बाद में ऐसा लग रहा है कि इस्लामाबाद में होने वाली ये बैठक, लगातार ईरान ने एक बार फिर से नाराजगी जाहिर की। हमेशा आरोप पाकिस्तान पे लगे हैं कि वो अमेरिका का हमेशा सपोर्टर है या अमेरिका का डाकिया है, जो भी बात है उसका मुखपत्र बनकर आ जाता है। नैना, मैं सिर्फ एक इनके खुद के मंत्री की बात इनको याद दिला देता हूं। ये अमेरिका का वो वाला पेपर है जो आप वॉशरूम में इस्तेमाल करती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उसी तरह से इन्होंने 1970s में इनको इस्तेमाल किया था, लगातार इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिसने 2018 में कहा था कि हमने अरबों डॉलर पाकिस्तान को दिए। बासित अली जी, प्लीज बिहेव। नहीं सर, हो सकता है वो उस जगह पर बैठे हो जहां पर गाय भैंस का गोबर रहता है ना, जिस पर टैक्स पता नहीं है किस तरह से बात करते हैं, नॉनसेंस लड़के। तो ये बात है। और 2018 में इसी ट्रंप ने कहा था कि जो पैसा दिया है उसके एवज में हमें सिर्फ डिसीट और झूठ और फरेब दिया है इन्होंने। तो ये तमाम बातें क्या होती हैं कि जो अमेरिका आज इनको इस्तेमाल कर रहा है, और ये जानते हैं कि इनको इस्तेमाल कर रहा है, और इनकी हिम्मत ये देखिए कि वो कह रहा है अमेरिका इनके पैरों में पड़ा हुआ है। ऐसा पता पड़ेगा इनको थोड़े दिनों के बाद कि कौन किसके पैरों में है। ये लगातार जाके, जब पिछली बार ईरान का युद्ध हुआ था तब वहां पर अजीम मुनीर उनके पैरों में बैठा हुआ था, और फिर जाकर के शर्म अल शेख में जिस बेशर्मी से इनके शहबाज शरीफ ने कहा था, सर आई वांट टू सैल्यूट यू आर दिस वन, यू आर अ मसीहा एंड आई वांट टू। तो ये जो जिस तरह के लोग हैं इनको पता कुछ नहीं है। आज इनसे जाके पूछ लीजिए कि ये डोनाल्ड ट्रंप को, एक मिनट प्लीज, पुट योर हैंड डाउन, पुट योर हैंड डाउन, मंकी। जिस तरह का, नैना, दिस काइंड ऑफ पीपल आर नॉट ब्लडी एक्सपेक्टेड है। तो ये मैं ये बता रहा हूं आपको कि जिस प्रकार की परिस्थिति पाकिस्तान में, आप डिबेट में हैं, ये आप अपने तरीके को दर्शा रहे हैं। प्लीज, हर डिबेट की गरिमा होती है। आप, मैं डिबेट करना चाह रहा हूं, मैंने आपको अपना जवाब का टाइम भी दिया, ये आगे से वॉशरूम की बातें कर रहे हैं। अरे जनाब, लेकिन जरा डिसेंसी मेंटेन कीजिए। आप इधर-उधर दर्शन कराने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपना ये जो प्रोपेगेंडा कहीं और दिखाइएगा ना, आप अपने YouTube पर दिखाइएगा। आपके डिफेंस मिनिस्टर ने वॉशरूम टॉयलेट पेपर की बात कही, आपने उनकी बात पर प्रतिक्रिया नहीं दी। अब अगर हमारे अनुज माथुर जी कह रहे हैं तो आपको बड़ी तकलीफ हो गई। मैं समझ गई हूं, आपने जिस तरह से एक्शन किया वो उसी यूज्ड टॉयलेट पेपर की वजह से था। अनुज माथुर जी, प्लीज भी कंटिन्यू। दिनेश जी का रुक कर, मैं उसकी रिपीट कर रहा हूं बात जो उन्होंने कही थी। मैंने खुद अपनी जेब से नहीं कहा, ये उनकी रिपीट कर रहा हूं मैं बात। एग्जैक्टली।
यहाँ पे बासित इधर उधर आप तर्क पे बात कीजिए। जिस तरह से आपके एक्शन से वो बहुत कुछ आप ही की पर्सनालिटी को दर्शाते हैं और कुछ नहीं। दिनेश नैन जी, बासित के पास में तो शायद जवाब नहीं है, तर्क नहीं है, उल जुलूल और अपशब्दों के अलावा। मैं चाहूंगी जरा आप बताइएगा सर, इतनी गंभीर परिस्थितियां हैं, अफगानिस्तान घेरा है, टीटीपी घेरा है, बलूचिस्तान की तरफ से नाराजगी है और लगातार ऐसे तमाम अपने ही घर में बैठाए हुए तमाम ऐसे गुंडे। और मुझे तो लगता है पाकिस्तान जब खुद के लोगों पर गोलियां चला देता है अपने नेता के प्रति, अगर वो नाराजगी जताते हैं या अपना समर्थन अगर जताते हैं, तो आखिर उस सरकार पे क्या भरोसा करेगी दुनिया? डेफिनेटली देखिए, जहां तक टीटीपी का सवाल है, बलूचिस्तान का सवाल है, अफगान तालिबान की जो लड़ाई चल रही है 2 रन लाइन के ऊपर, उसका सवाल है, और कुछ हुआ हो या मीटिंग हो या ना हो, लेकिन वो हाईलाइट जरूर हो गया पूरी दुनिया के अंदर। आज लॉकडाउन लगा हुआ है इस्लामाबाद के अंदर। रही बात दूसरी, रहना जो सिचुएशन अभी बन रही है, मेरा मानना यह है कि अब अमेरिका फुट ऑन ग्राउंड करने के लिए तैयारी कर चुका है। अब ये युद्ध अगले फेज में चला जाएगा, और आप इसमें भी मैं आज बोल के जा रहा हूं आपके चैनल पे, हो सकता है अमेरिका की सेना पाकिस्तान के बलूचिस्तान और ईरान वाले बॉर्डर से अंदर घुस करके कोई स्पेशल ऑपरेशंस करे। ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अब खुद पाकिस्तान ने 2 दिन पहले 3 दिन पहले ये कहा था कि अगर युद्ध आगे बढ़ गया तो हम सऊदी अरब के साथ देंगे, यानी ईरान के खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती ना, एक तरफ तो इजराइल को गाली देते हैं, यहूदियों को गाली देते हैं, लेकिन कल को उसी यहूदियों के साथ मिलकर के ईरान पे अटैक भी करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कैसी हिपोक्रेसी है, ये क्या सोच है? उसी इजराइल के साथ में मिलकर ये स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा भी बनने जा रहे हैं। आप इसका जवाब दें, लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं, बासित अली जिस तरह से अभी बिहेव कर रहे थे, उस वजह से मैंने उनको डिबेट से हटाया है, ताकि एटलीस्ट सिंसियरिटी से बात होनी चाहिए। पाकिस्तान का ये जो इस तरह का ढुलमुल रवैया है, ये पूरी दुनिया के सामने आता है, किसी चीज को लेकर सीरियसनेस नहीं है। जी दिनेश नैन, प्लीज टू बी कंटिन्यू सर। सो कहने का मेरा मतलब ये है कि पाकिस्तान ने जो आज किया, पहली बात तो पाकिस्तान इंटरमीडिएटर नहीं था, ये फैसिलिटेटर है, और वो क्या कर रहे हैं, कुर्सियां मेज और तैयारियां करके दे रहे हैं उनको, वो आएंगे बैठेंगे, उनका फेस टू फेस बात होनी थी। लेकिन हुआ ये है ना कि जो कालीबाग है संसद के अध्यक्ष ईरान के, और जो खेल इन लोगों का चल रहा है, वो अब IRGC की नजर में आ गया है। अब वहां पे ये कुछ मामला गड़बड़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ इसके रिजल्ट्स बहुत गलत दिखाई देंगे अंदरूनी तौर पर ईरान के अंदर, क्योंकि आज ही जैसे मैंने बताया, एक IRGC की पोस्ट के ऊपर अटैक हुआ है और 2 IRGC के मेंबर मारे गए। तो ये वहां पे माहौल बनना शुरू हो गया है। तो अब अंदरूनी लड़ाई भी होगी, बाहर से अमेरिका ठोकेगा, तो देखते हैं आगे देखें होता है क्या। बिल्कुल। अच्छा अनुज माथुर जी, एक और बात यहाँ पर, ये तो अभी तक जिस रूप में परिस्थितियां थी, क्या सीजफायर हुआ भी या नहीं हुआ? और दूसरी बात ये, क्या अब ईरान के अंदर ही 2 फाड़ है क्या? नैना बिल्कुल नहीं सीज फायर। आप मुझे बताएं, सीज फायर के बाद इजराइल पर हमले हुए हैं 4 राउंड। बिल्कुल हुए। सीज फायर के बाद सऊदी अरब की जो पाइपलाइन है, ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन, उस पे हमला हुआ है, कुवैत पे हमला हुआ है, बहरीन पे हमला हुआ है, कतर में हमला हुआ है, हर जगह फुजैरा में इन्होंने हमला किया है। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी किसी भी प्रकार का सीज फायर जो है कहीं नजर नहीं आ रहा। अमेरिका का मैं आपको बता रहा हूं नैना, अमेरिका शायद इसको, या तो वो इस बात में लग रहा है कि ईरान आपकी शर्तें मानेगा, और अन्यथा उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक्स पॉज लिया है। हर एक सेना जब लड़ाई लड़ती है तो एक समय ऐसा आता है जब उनको स्ट्रेटेजिक पॉज लेने की जरूरत पड़ती है, और ये मुझे लगता है ये स्ट्रेटेजिक पॉज लिया है, आगे की तैयारी कर रहे हैं। और मैं और दिनेश नैन एक सी भाषा में बात करते हैं आमतौर पे, और ये जरूर कोई ना कोई एक्शन होने वाला है। और ये पाकिस्तान के साथ अमेरिका इसीलिए है क्योंकि वो पाकिस्तान का, पाकिस्तान के बेसिस का, और शायद पाकिस्तान की आर्मी का इस्तेमाल करेगा। और सर यही तो बात है कि यही माइंड गेम अमेरिका का है। और मैं अपने दर्शकों को एक और बात ये बताते चलूं, इस बीच बड़ी खबर ये आई थी कि जेडी वेंस जो हैं वो दरअसल रवाना हो चुके हैं इस्लामाबाद के लिए। लेकिन क्या ईरान की तरफ से कोई पहुंचेगा भी, क्योंकि ईरान तो क्लियर कट मना कर रहा है। एक तरफ मुश्तबा खामनेई भी कहते रहे हैं कि वो तो इस चर्चा में शामिल होने के लिए क्लियर इनकार कर रहे थे। तो आखिर ये डिसीजन किसका रहा, क्यों रहा, और क्या यही ईरान में 2 फाड़ की एक बड़ी वजह है, बड़ी बात कही जा सकती है? पीस टॉक वो पूरी तरह से अधर में, या ये कहा जाए गर्त में जाती हुई नजर आती है। क्या होगा ये देखने वाली बात है। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।
यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देश दुनिया की तमाम खबरें आगे भी जा रही हैं। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।